हाय गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स आप लोग इस बार एनआईएस के पब्लिक एग्जाम्स में बैठ रहे हो और आपका एक सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री के एग्जाम्स में कैसे अपीयर करना है उसके बारे में डिटेल्स में जानने वाले हैं। आप लोग का एग्जाम्स का जो पेपर होता है वो सीबीएसई में तो 70 का होता है, लेकिन यहाँ पे जो पेपर होगा वो 80 मार्क्स का होता है और आपको टाइम 3 आवर्स ही मिलेगा इस पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। उसके साथ साथ सारे क्वेश्चन कंपल्सरी होते हैं, सिमिलर टू द सीबीएसई होता है। इसमें भी 4 सेक्शंस होते हैं। पहला सेक्शन जो होगा उसमें सारे ऑप्शनल क्वेश्चंस होते हैं, बाकी सेक्शंस में आप समराइज आंसर्स लिखते हो, मतलब पूरा थ्योरेटिकल रहेगा पोर्शंस। उसमें आपको लिखने का कैसे है वो सारा चीज़ बात करेंगे। सबसे पहले एक बार ओवरव्यू करते हैं कि किन किन टॉपिक्स को आपको फोकस करना है। बाकी सिलेबस तो ऑलरेडी हम लोगों ने शेयर कर रखा था, एक बार और ओवरव्यू कर लेते हैं। तो आपको टीएमए वाला चैप्टर्स बिल्कुल भी नहीं करना होता है, तो ये चीज़ें आप छोड़ देना। अभी जो भी आपको करना है वो यहाँ से मैं कुछ क्वेश्चन पेपर के सैम्पल्स भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। वो क्वेश्चन पेपर टेलीग्राम पे ऑलरेडी चला गया है, ये सारे डिटेल्स भी टेलीग्राम पे है, वहाँ से भी आप रेफर कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। अब आपको करना क्या होता है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और केमिकल कंपाउंड्स जो है वहाँ पे आपको चेक करना है, ठीक है। ये चैप्टर्स कंपलसरी है आपका। सिमिलर वे में आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर्स और केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देख लोगे ये ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ दिखा रहे हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। बट साथ साथ ये जो स्ट्रक्चर्स बनाया गया था ये 2023 के लिए हिसाब से था, 2022 के हिसाब से अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। बट ये पेपर्स, यही सिलेबस कंटिन्यू होते आ रहा है। मैं 2023 का आपको क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा, सारा सेम सिलेबस के बेसिस पे, कोई नया सिलेबस नहीं बना है, ठीक है। आपको अगर सब्जेक्टिव में देखोगे जैसे न्यूमेरिकल्स पार्ट आएगा सॉल्यूशन से, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स क्लास 11 का आ जाता है, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स होता है, उससे आयनिक इक्विलिब्रियम से आएगा जो कि क्लास 11 का पोर्शन हो गया। क्लास 12 का पोर्शन हो गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इससे भी क्वेश्चंस बनता है। सिमिलर वे में जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इसके क्वेश्चंस बनेंगे। बस आपको ये ध्यान देना है, नोमेनक्लेचर से क्वेश्चंस आते हैं बट बहुत ही रेयर रहता है, तो इस पर इतना फोकस नहीं रहना चाहिए। पॉलीमर्स में से क्वेश्चंस आ जाएगा। देन बायोमोलिक्यूल्स में आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है। आपको कन्वर्जेंस ऑफ द रिएक्शंस आता है, जो आप कन्वर्ट करते हो रिएक्शंस को। उसके साथ साथ आप देखोगे तो पी ब्लॉक के क्वेश्चंस मिलेंगे, एस ब्लॉक के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इन सब में से भी कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स आते हैं, तो उसको हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे, मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे शेयर कर दिया। बट यहाँ पे कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स से भी क्वेश्चंस बनते हैं। अब एग्जाम्स में पेपर को अटेम्प्ट कैसे करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने से पहले ये समझ जाता है, ठीक है। बहुत क्वेरी रहता है कि हम लोग को एग्जाम्स में अपीयर कैसे होना चाहिए। सबसे पहले देखो, जब भी आपके पास पेपर आएगा उसमें टोटल 28 क्वेश्चन के आसपास रहते हैं, 25 और 28, ठीक है। तो आपको सारे क्वेश्चन के पेपर थ्रू आपको स्कीम करना है कि लाइक कि पेपर में क्या क्या दिया गया है, क्या क्या पोर्शन पूछा गया है और हमें कितना आता है, ठीक है। जैसे ऐसा नहीं होता कि आप कहीं पार्टी में जाओ और वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं एंड लेट्स से आपको किसी के ऊपर क्रश आ रहा है, तो आपका आंख पहले ही उसी पहुँच जाएगा। वैसे ही आपका क्वेश्चन पेपर पर होना चाहिए कि लाइक आपको जो क्वेश्चन आता है, ठीक है, वो क्वेश्चन के ऊपर पहले आपका नज़र चला जाना चाहिए। जैसे उस पर चला जाएगा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। पार्टी को आप अच्छे से इंजॉय करना पड़ता है, वैसे पेपर को आप अच्छे से इंजॉय करना शुरू कर दोगे, ठीक है। उस क्वेश्चन को देखोगे, उस क्वेश्चन को आराम से अटेम्प्ट कर लिया, खुश। देन उसके बाद से बाकी क्वेश्चंस को देखते जाओ कि दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, चौथा क्या है, इस तरीके से आराम से होता चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद से आंसर इजी क्वेश्चंस फर्स्ट। जो क्वेश्चंस आपको बहुत ही आसानी से आता है, वो क्वेश्चंस आपको मुश्किल लग रहा था या कैसे भी है, बट आपको आता है, उसका आंसर पता है, उसे कर लो, क्योंकि जैसे ही कर लोगे आपका टाइम का बचत हो जाएगा, उससे जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चंस को बहुत ही केयरफुली पढ़िए। जैसे कोई भी क्वेश्चन है नहीं आता है तो उस क्वेश्चंस को जब बहुत ही ध्यान से पढ़ते हो तो आंसर्स भी उससे मिलने लगते हैं। आप उसके मेन जो वर्ड्स होता है उसको आप अंडरलाइन भी कर सकते हो। तो क्वेश्चंस को अच्छे से रीड कीजिए, उसमें हाईलाइट करते जाइए कि क्या क्या टर्म्स यूज़ हो रहा है, वो हाईलाइटिंग टर्म्स भी आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा ध्यान में। और जब आप अपना आंसर स्ट्रक्चर कर रहे हो तो आंसर स्ट्रक्चर करते समय उन वर्ड्स का यूज़ करो उसमें, ठीक है। केमिस्ट्री में लेट्स से कि आप हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बात कर रहे हो तो उसका यूज़ करते जाओ अंदर। हम लोग क्वेश्चंस को देख के उसके बारे में अच्छे से समझाऊंगा। अब जो भी आप क्वेश्चंस करने जा रहे हो तो उसमें कंसाइज रहो, मतलब जो बे स्पेसिफिक आंसर जो है वो देना है। लेकिन एनालिसिस में क्या है, रूल्स आता है कि आपने मान लो कि 3 लाइन में आंसर आपको पता है कि ख़त्म हो गया, ठीक है, तो ये 3 लाइन में ही ख़त्म करो पहले, एंड उसके बाद से एक पैराग्राफ और लिख दो, इसको इलेबोरेट कर दो। जो यहाँ पे लिखा था उसी को इलेबोरेट यहाँ पे करना है, ठीक है।
अब उसके बाद से आता है कि आपको अगर कहीं पे दिख रहा है कि डायग्राम है या इक्वेशंस बन सकते हैं, जैसे बेंजीन रिंग्स है और उसका कहीं रिएक्शंस करा रहे हो, हाँ, तो उस समय पे आपको उन ग्राफ्स को जितना जल्दी ज़्यादा बनाओगे उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। जैसे रेजोनेंस वगैरह समझा रहे हो कहीं पे, रेजोनेंस का डेफिनेशन आ गया, कुछ भी आ गया, ठीक है, तो वो आपको पूरा बना के दिखाओगे तभी जाके आपको अच्छे मार्क्स टीचर्स दे पाए, क्योंकि टीचर्स का थ्योरी पढ़ने में ज़्यादा दिमाग नहीं रहता, वो ये समझ रहा होता है कि बच्चे ने जो है जो बताना चाहता है वो है या नहीं उधर, ठीक है। उसके बाद से आपका हैंडराइटिंग जो है या प्रेजेंटेशंस है वो काफ़ी मैटर करता है किसी भी टीचर्स के लिए। जैसे अगर मेरे को आपकी कॉपी चेक करनी हो और आपने पॉइंट्स डाल डाल के आंसर्स लिखे हैं अपने, ठीक है, मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा कि जल्दी जल्दी पढ़ जाऊँ और आपको नंबर दे दूँ, ठीक है। लेकिन अगर मान लो आपने बहुत ही ज़्यादा पैराग्राफ लिख दिया और कोई पॉइंट्स नहीं था आपके पास, ठीक है, तो मैं ये पैराग्राफ ज़्यादा प्रेफर नहीं करूँगा पढ़ना, और हो सकता है 1 नंबर दे दूँ, और हो सकता है कि अगर उसमें कुछ गलत दिख गया मुझे तो वो 1 नंबर भी चला जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान दीजिएगा कि आपका जो भी चीज़ें लिख रहे हो प्रेजेंटेशंस आपका ध्यान रहे, और एग्ज़ाम्स में जब भी आप बैठ रहे हो, ठीक है, तो ये कोशिश मत करना कि कुछ भी लिख के आ जाए। मतलब होता है कि हम नहीं आता तो कुछ तो लिख दे, रिलेवेंट लिखते हैं, बट ऐसा रहना चाहिए कि वो एकदम साफ़ सुथरा लिखा होना चाहिए, जैसा लगे कि हाँ कोई भी रीड कर सकता है। जैसे टीचर्स वहाँ पे रीड करना पसंद नहीं करते, वो नंबर देना फिर पसंद करते हैं, और जब समझ में नहीं आता तो टीचर को फोकस चला जाता है कि ये लिखा क्या है इसमें, वो ज़बरदस्ती पढ़ने की कोशिश करता है, फिर गलत पा जाता है, फिर काट देता है, ठीक। अब यार एग्ज़ाम जो है 3 घंटे का होता है, और 3 घंटा आप कभी भी मुश्किल से बैठ रहे होगे, मतलब ये रेगुलरली कभी बैठ के पढ़ाई नहीं करते 3 घंटे का, कोई प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं रहता, तो वो उस समय पे आपको फोकस होना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहना पड़ता है कि 3 घंटे कैसे आपको पूरा पेपर्स में अटैम्प्ट कराना है, ठीक है। तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा जब भी एग्जाम्स में आप बैठ रहे हो तो 1 घंटा आपने लिया, उसके बाद से एक डीप ब्रेथ लो, 10-15 सेकेंड के लिए रुको, एंड उसके बाद से वापस से क्वेश्चन से रीड आउट करना शुरू कर दो। अब आप सोच रहे हो कि भैया मैं तो बैठे ही रह जाता एग्जाम्स में, लिखने का भी टाइम नहीं आता, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, जो भी आ रहे हैं लिखते जाओ। 3 घंटा आपके लिए कम पड़ना चाहिए। कुछ एग्जाम सेंटर हो सकते हैं आपके जो होंगे वो पहले आप सेंसर शीट लेने की कोशिश करेंगे, आप उनसे कह सकते हो कि थोड़ा और टाइम दीजिए, आपका 3 घंटा नहीं हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं आपके क्वेश्चन पेपर को, देखते हैं एंड कैसे अटैम्प्ट करना है उसको देखते हैं। ये आपका NIS अक्टूबर पब्लिक एग्जाम्स 2022 का पेपर है, जो आप लोग के लिए पूछा गया था क्वेश्चंस। पहले MCQ से स्टार्ट होता है एंड देन उसके बाद से 2-2 नंबर का क्वेश्चन, 3-3 नंबर का क्वेश्चन बढ़ते जाते हैं। जो सिलेबस मैंने स्पेसिफाई कराया था उसी में से आएगा। इसमें पेपर बहुत आसान आता है। जैसे पहला क्वेश्चन देखोगे MCQs में, तो उसमें पूछ रहे विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज यूज्ड फॉर गेटिंग ड्रिंकिंग वाटर, ये आप लोगों को पता है, रिवर्स ऑस्मोसिस से मिलता है। इसी तरीके से दूसरा MCQs देखोगे, इस तरीके के जब MCQs आपको आ रहा होगा ना, तो आप डायरेक्टली ऑप्शनल एंड जैसे या इसका मान लो कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस ऑलवेज इन्वॉल्व द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो रिडॉक्स रिएक्शन में आपने पढ़ा होगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कब होता है, जब ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। तो आपको सिंपली क्वेश्चन नंबर 2 एंड उसका ऑप्शन ए करेक्ट है एंड ऑक्सीडेशन उसके आगे लिख दो, बस इतना ही। इसके आगे एलोबरेशन नहीं करना है क्योंकि एक ही नंबर का है और आपको MCQs टाइप पूछा गया है। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शंस इज ड्यू टू इंक्रीज इन, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शंस कब होता है, जब आप जानते हो कि लेंथेनाइट का जो एटॉमिक नंबर होता है हाई रहता है एंड उसमें जो न्यूक्लियस में पॉजिटिव प्रोटॉन्स की मात्रा होती है वो भी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करते हैं एंड इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होता है यहाँ पे, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस की वजह से होता है ये। ऐसे आप देखोगे बाकी के भी क्वेश्चंस बहुत ही आसान रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी वैसे ही है, काफ़ी आसान है। टेम्पररी डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस ऑन द 2 एटम linked by multiple covalent bond in a molecules through complete transfer of electrons is known as, ये कब होता है, जब टेम्परली पॉजिटिव और चार्ज नेगेटिव चार्जेस आ जाता है एटम्स के ऊपर, वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में। इसी तरीके से आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इंडक्टिव पॉजिटिव प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, या रेजोनेंस क्या होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप कर लेना, ये वो मेन टॉपिक्स होते हैं जो आपको आने ही चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ आपसे जब आप वो शेप्स के बारे में पढ़ते हो मॉलिक्यूल्स के, तो उसमें आता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स द बॉन्ड एंगल इज मिनिमम, किसमें बॉन्ड एंगल कम रहेगा। तो इसमें जो है CH4 है, H2 है, NH3 है और NH4 है। तो इसके शेप्स के बेसिस पे हम लोग पता कर सकते हैं, जो कि आप जब पढ़ रहे होगे तो आपको H2O का पता चलेगा कि कम रहता है इसमें। ऐसे ही हाफ लाइफ पे आता है, तो हाफ लाइफ के क्वेश्चंस को अगर बेसिस में देखें कि अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसका हाफ लाइफ 20 मिनट है, तो 1 घंटे में कितना रिएक्टेंट बचेगा। तो रिएक्टेंट कितना बचेगा, अगर मान लो अगर 1 रिएक्टेंट रहा और हाफ लाइफ उसका 20 मिनट है, तो 20 मिनट में वो कितना बच जाएगा 1/2, 40 मिनट में कितना बचेगा 1/4 और 60 मिनट में कितना बच जाएगा 1/8। तो इसका सिंपल सा आंसर है। इस तरीके से बाकी के क्वेश्चंस को भी आप कर सकते हो, मतलब मैं पूरा क्वेश्चन तो अभी नहीं बता सकता आपको, ठीक है।
इसके सारे आंसर्स गूगल पे भी मिल जाएगा आपको। इसके सॉल्यूशंस अभी हम लोगों ने प्रोवाइड नहीं किया आप लोग को, तो मिल जाएगा। ऐसे ये भी पेपर्स हम लोगों ने गूगल वहाँ पे दे रखा है टेलीग्राम पे, वहाँ से आप चेक कर लेना, ठीक है। सारा चीज़ें अवेलेबल है उधर भी। इसमें भी MCQs काफ़ी ईजी हैं सारे। जैसे शेप्स के बारे में बात करता हूँ वैसे शेप्स यहाँ पे मिल गया, ठीक है। इसे भी आप एक बार चेक कर लेना। एंड सिमिलर वे में ये 2023 के अप्रैल पेपर है। आप 2023 अक्टूबर एग्जाम्स में बैठ रहे हो तो ये अप्रैल वाला है। सेम सिलेबस पे बेस्ड है और आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। बाकी कुछ तो मुझे नहीं दिखा इतना टफ, बहुत ही पेपर आसान रहते हैं। आपके एग्ज़ाम हॉल पे भी टीचर सपोर्टिव रहते हैं, तो थोड़ा बहुत तो आप लोग को वो मिलेगा, लाइक हेल्प तो नहीं मिलता लाइक कि किसी तरीके का, बट आपको एक तरीके से बूस्ट अप मिल जाता है एग्जाम्स में आसानी से पेपर देने के लिए। वैसे भी आपको एग्जाम सेंटर पर भीड़ भी कम मिलेगा, तो आराम से पेपर में आप अटेम्प्ट कर सकते हो। और डेटा ये वीडियो आपको थोड़ा सा हेल्पफुल लगा होगा। अगर किसी भी तरीके का और भी क्वेरी है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी पेपर्स के लिए भी वीडियोस आ जाएंगे जल्दी। थैंक यू सो मच।